हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम लाए हैं आप लोगों को एक नया कक्षा 10 की नई बैच, जिसमें आप लोगों को एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपके सारे डाउट या सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कंटेंट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारे डाउट्स क्लियर होंगे और सारे एक्सरसाइज भी एकदम ढंग से पढ़ाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को आपने दो लेक्चर पढ़ चुका है, तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज भी पढ़ाया जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा कि एलसीएम से संबंधित कि कैसे एलसीएम कार्य करता है, एलसीएम का डिफिनेशन क्या है और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो बताए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। नया जो टॉपिक है वो आपका एचसीएफ, हिंदी में बोलते हैं इसको मस का जिसका पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसके नाम में दरअसल समास हुआ है, इसको हम विच्छेद से अलग अलग करेंगे। तो महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। समा शब्द से होता है समान और पवर्तक शब्द से बनेगा अपवर्तक, जिसमें आप इसी को शॉर्ट इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, सी से बन जाता है कॉमन, एफ से बन जाता है फैक्टर। अब बात होती है कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर क्या है? अगर फैक्टर हम समझ लें, जैसे इसमें बोला है सबसे बड़ा समान को ही कॉमन या उभयनिष्ठ बोलते हैं और अपवर्तक को ही फैक्टर बोलते हैं। अब बात आती है कि अगर हम एचसीएफ सीखने जाएं तो सीधी बात है, सबसे पहले हमें अपवर्तक जानना होगा कि अपवर्तक क्या होता है। तो पहले हम अपवर्तक को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अपवर्तक क्या है डिफिनीशन लिख रहे हैं। फैक्टर, जब कोई संख्या को काटने वाली जो भी संख्या है, यानी उसको डिवाइड करने वाली संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई संख्या ले लूं, मान लो मैंने लिया 28। अब 28 को कौन सी संख्या है इसको काटने वाली है, ध्यान देना। शॉर्टकट में बोल सकते हो अपवर्तक को इसी को, यानी जो संख्या दी रही है उसी को काटने वाली या डिवाइड करने वाली, यानी विभाज्य, इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं विभाज्य करने वाली, या विभाजित करने वाली भी कह सकते हो। विभाजित करने वाली लिख दे रहे हैं, विभाजित करने वाली संख्याएं या काटने वाली संख्याएं भी कह सकते हो। अपनी भाषा में तो काटने वाली संख्याएं ही बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये संख्याएं क्या है। तो 28 को मैंने क्या कहा कि कोई भी ऐसी संख्या जो 28 को काट सके पूर्ण रूप से, यानी वही बात की शेषफल आपका 0 बचना चाहिए। तो देखो, एक तो हर दुनिया का कोई किसी भी संख्या को काटती है, तो 28 को भी यानी 28 को भी क्या काट सकती है, एक डिवाइड कर सकती है, काट सकती है। और कौन काट सकता है? जो पूर्ण रूप से काटे, यानी पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट ना आए, यानी अशून्य अंक ना आए। तो सीधी बात है कि एक के सिवा 2 भी काट सकता है, इसको 2 से भी डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा। 3 से काटोगे तो नहीं कटेगा, दशमलव के बाद कुछ ना कुछ अंक आ जाएंगे। हाँ, तो 3 से ना काटकर 4 से देखा जाए तो 4 से भी कटता है, 4 से कटता है। और किससे कटता है? तो 4 से कटता है। और किससे कटता है भाई? तो ध्यान से देखा जाए तो ये 7 से भी कटता है, 7 से। और 7 के बाद किससे कटता है? तो देखा जाए तो ये 14 से कटता है, और 14 के बाद खुद 28 से कटेगा। और कोई बीच में ऐसी संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, काट सके। तो सीधी सी बात है, आपका ये जो अंक हैं जिनसे ये कट सका है,
जिनसे ये कट सका है। यानी खुद भी तो संख्या खुद से कटती है, तो वो भी उसकी एक क्या अपवर्तक होती है हर संख्या का, और हर संख्या का एक भी अपवर्तक, यानी ये कंपलसरी होते हैं। दुनिया का कोई नंबर हो, ये दोनों चीज यानी खुद संख्या वो और एक, हर संख्या के अपवर्तक होंगे। हाँ, बीच वाली जो है कुछ संख्याओं के बहुत सी संख्याओं के आपके अपवर्तक होते हैं, कुछ में नहीं होते। इसी के आधार पर आपको प्राइम नंबर का डिफिनेशन बताया जाता है। प्राइम नंबर जानते होंगे आप लोग। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं, प्राइम नंबर को ही हिंदी में कहते हैं आपका अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या का डिफिनेशन यहीं से है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन इसी से, यानी ऐसी संख्या जिसको जो कह सकते हो जिनका अपवर्तक एक हो और स्वयं हो, इसके सिवा और कोई ना हो। ऐसी संख्या जिसका अपवर्तक एक हो और स्वयं हो और कोई ना हो, इसका मतलब है कि वो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे हम कोई संख्या ले, मान लो 23 ले लिए, तो 23 को देखो, जैसे 28 लेने पर हमें बीच में बहुत सी संख्याएं मिली ऐसी जो एक से कटती है और अन्य संख्याओं से बेट दे दें, जैसे ये 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, बीच में बहुत संख्या है। लेकिन 23 का देखा जाए तो 23 का अपवर्तक, 23 के अपवर्तक जब भी निकालोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा और 23 मिलेगा। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि 23 ऐसी संख्या है जो एक से कटती है और स्वयं से कटती है और किसी से बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटती। तो ऐसी संख्या जो भी हो, सिर्फ 23 ही नहीं, कोई भी ऐसी संख्या हो जिसके अपवर्तक 1 हो और वह खुद संख्या हो, वही संख्या इटसेल्फ, तो समझ जाओ कि वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी आधार पर अभाज्य संख्या का डिफिनेशन बनाया गया है। अब बात करते हैं अपवर्तक। तो अपवर्तक का डिफिनेशन लिखने चाहो तो आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, किसी दी गई संख्या को विभाजित करने वाली संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। वर्तक कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक संख्या खुद ही देख रहे हो, यही, यानी अगर हम बस इसको सुधार कर थोड़ा सा लिख लेना, ऐसे हो जाएगा। एक मिनट भाई, हाँ, ऐसे लिख सकते हो 28 के अपवर्तक, 28 के अपवर्तक बराबर करके लिख सकते हो ये 28 के अपवर्तक। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल अपने से ले लीजिए, जैसे हो गया अपना क्या कहते हैं 12 के अपवर्तक। 12 के अपवर्तक क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है, सब संख्याओं का होता है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, आपका 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 2 और 3 से कटता है तो 6 से भी कटेगा, 6 भी है। और बीच में कोई ऐसी संख्या है जो 12 को कटे, हाँ बिल्कुल है, 4 भी है, 4 भी है। तो 4 को थोड़ा लिख देते हैं, 4, फिर कितना 6 के बाद अब इससे यानी हाफ पर आ जाए, कोई भी संख्या का अपवर्तक निकालते समय ध्यान दीजिएगा उसके आधे पर आ जाए, तो आधे के बाद कोई संख्या नहीं होती उसको काटने के लिए, क्योंकि उसके दुगने पर तो वो मिल जाती है, यानी खुद बात होगा। इसमें भी देखो 14 आया, तो उसके बाद कितना, 14 के बाद सीधा सीधा आपका 28 आ गया है। तो कोई भी संख्या का अपवर्तक में कम से कम जब उसका आधा आ जाए तो उसके बाद तुरंत वो संख्या लिख दीजिए, जल्दी हो जाता है, बीच में कोई संख्या नहीं होती ऐसी कि उसको काटे तब। हाँ, अब बात करते हैं तो एक आध अभाज्य संख्या का भी एग्जाम्पल लो, जैसे 17 लो, 17 के अपवर्तक। तो 17 के अपवर्तक सिर्फ एक और 17 खुद हो सकते हैं इटसेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अपवर्तक का डिफिनेशन हो गया। अब अपवर्तक के आधार पर ही महत्तम म का डिफिनेशन बना है, या सीएफ का डिफिनेशन बना है। अब मैं इस पर आते हूं कि भाई ये कैसे कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया, ये हाईएस्ट का मतलब वही सबसे बड़ा, यानी बड़ा, और उसके बाद कॉमन का मतलब समान,
समान का मतलब कि ऐसा चीज जो दोनों में हो, तीनों में हो। जैसे हमने बताया था अगले एग्जाम्पल में, एलसीएम में, कि मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है और अगले तुम्हारे दोस्त के पास भी 10 रुपए है, तो सेम पैसा है दोनों के पास। इसका मतलब है कि आपके पास जो चीज है वो पैसा ही है, या कोई भी चीज है वो समान है। तो बिल्कुल उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो कॉमन का मतलब ऐसा ही। अब अपवर्तक में, अपवर्तक यानी सीधी बात है, ये एक संख्या से निकलेगी नहीं। जब भी मौसा निकाला जाए कम से कम दो, क्योंकि तुलना होता है भाई, समानता का तुलना होना भी, कंपेयर होना, कम से कम दो दो वस्तुएं, दो चीजें या दो संख्याएं जहां भी तुलना करते हो तो ऐसा होता है। तो सीधी बात है, यहाँ समान शब्द है तो इसका मतलब तुलना होगा, तो कम से कम दो संख्याएं लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा चाहे जितनी भी रह सकती हैं। तो क्या बोला है, क्या बोला है कि कोई भी मतलब संख्याएं हो, उनके अपवर्तक ही हो, कई ठो अपवर्तक हो, उनमें समान जो अपवर्तक रहे और सबसे बड़ा अपवर्तक रहे। याद रखिए, कई संख्याएं हो उसमें अब उनके अपवर्तक हों और समान अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक, तो उसके कई हो सकते हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा। जैसे एग्जांपल हम लिए, मान लीजिए 12 और 18। एग्जांपल में 12 और 18 के अपवर्तक निकाल लो। के अपवर्तक, के अपवर्तक, यहां भी के अपवर्तक। भाई सीधी बात दोनों को निकालें तो इसका मिलेगा 1 2 3 4, और 4 के बाद कितना, 6, और सीधा 12। अब इसके बाद 18 के निकालें तो मिलेगा 1 2, 2 से भी कटता है, हाँ 3 से भी कटता है, 3 के बाद कितना, 6 मिलेगा, क्योंकि 3 के बाद ये 4 से नहीं कटता, 6 से कटता है। 6 के बाद ये 9 से भी कटता है, और 9 के बाद ये कितने कितने से, सीधा 18 से कटेगा भाई, बीच में और कोई संख्या नहीं है। तो सोचो इसमें कई ठो समान, समान अपवर्तक बोले तो देखो, समान अपवर्तक तो कई ठो है भाई, कई समान अपवर्तक, जिसको आप कॉमन, COM, कॉमन फैक्टर, फैक्टर भी बोल सकते हो। फैक्टर्स कितने हैं भाई, तो कॉमन फैक्टर्स आपके आए हैं 1 2 3 भी है, दोनों मिल रहा है, 6 भी है, और कोई है भाई, नहीं है। तो सीधी बात है, कॉमन फैक्टर तो सब हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है आपका 6, तो इसी को कहते हैं HCF, यानी कॉमन फैक्टर सब है, उसमें हाईएस्ट कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो वो है 6, तो इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, HCF, मतलब सब में मिलाएं तो इसमें देखिए, ये कॉमन फैक्टर, ये 1 मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, और 6 भी मैच कर रहा है, लेकिन 6 करने वाला मतलब सबसे बड़ा है, सीधी बात है। इसमें कौन है भाई, सीधी बात है, 6 मतलब सॉरी, मैच कर रहा है दोनों में। सॉरी यार, कहाँ मिला रहे हैं, गलती से यहाँ पर मिला लें, सॉरी, इससे मिलाना है, 1 2 3 और यहाँ 6, इससे मिलाना है भाई, इससे मिलाना है, हाँ। तो इससे मिलाएंगे तो देखो, सबसे बड़ा कॉमन समान अपवर्तक में सबसे बड़ा कौन है, 6 है, यही एसएफ है। एसएफ ये भी बेसिक तरीका है, मतलब एसएफ ज्ञात करने का ये बेसिक तरीका है, यानी कह सकते हैं प्रारंभिक विधि, प्रारंभिक विधि, या इसी को बेसिक मेथड भी कह सकते हो, मेथड, ठीक है, मेथड। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मासा क्या है। ऐसी 3 संख्या हो तो तीनों मैच करिए, 3 संख्या सपोज दे दें, तीनों मैच करिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो जिनका अपवर्तक तीनों में है और सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, 3 संख्या हो तो तीनों में रहे और सबसे बड़ा रहे, तो वही हो जाएगा समान अपवर्तक। तो बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितने तरीके हैं, तो HCF ज्ञात करने की विधियां आ जाते हैं। HCF ज्ञात करने की विधियां, तो ध्यान दीजिए, इसके भी 2 तरीके होते हैं। HCF क्या है, तो इसके फर्स्ट होता है पहला वही गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि,
और दूसरा होता है आपका भाग विधि। भाग विधि आपको पिछली क्लास में या आपके एनसीईआरटी में इस भाग विधि को एक नया नाम भी बोला जाता है, यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ अलग नहीं है भाई। अगर कहीं पर आपको लिखा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके एचसीएफ किन्हीं तीन संख्याएं, दो संख्या जो भी दिया रहेगा उसमें निकालना होगा, तो कुछ अलग नहीं है। भाग विधि का यूज कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो और सीधा भाग के तरीके से भी दिखा सकते हो। अब बात करते हैं पहली विधि की। तो गुणनखंड विधि में जैसे कि कोई संख्या दी है, अभी मैंने दिया जैसे 12 और दिया था 18 यानी 12, 18। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। सीधी बात है, गुणनखंड विधि से पहला वाला यहाँ देखो गुणनखंड लिख दे, गुणनखंड विधि। इसमें आपको करना क्या है कि गुणनखंड कर लेना है। तो 12 का गुणनखंड इधर नहीं समझ, सिंपल से जैसे करते थे वैसे ही 2 से काटते हो कितना आता है 6, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 1 आ जाएगा। इसी को गुणा के रूप में लिख दो, 2 गुणे 3। और 18 को ऐसे ही करोगे तो 18 लिख लो, 2 से काटोगे कितना आएगा 9, फिर 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 आएगा, 3 से काट दो 1 आ जाएगा, हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें यह नियम है कि जो कॉमन मिले, देखिए एलसीएम जब निकाल रहे थे तो उसमें जो कॉमन मिल रहा था उसको तो ले ही रहे थे, लेकिन जो नहीं मिल रहा था लास्ट में उसको भी गुणा कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल और केवल वही लेना है जो दोनों में कॉमन रहे, या जितनी संख्या ले लें, 2 नहीं 3 ले, उसमें जितने कॉमन है बस उसी को उठाना है, उससे बाहर किसी को नहीं उठाना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन, ये 2 मैच कर रहा है दोनों में, और ये 3 वाला मैच कर रहा है, और कोई नहीं मैच कर रहा है। तो एक एलसीएम निकाल एचसीएफ निकालते समय एचसीएफ और ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे 12, 18, मतलब 12 और 18 का एचसीएफ है भाई। अब ये कितना होगा, तो जो मैच कर रहा है बस उसको सिंगल बना दो, सिंगल बना जैसे उसमें करते थे वैसे ही सिंगल यहाँ बना दो, सिंगल बनाकर गुणा कर लो। ये 2 सिंगल बन गया, 3 सिंगल बन गया, गुणा कर लो, कितना आ गया भाई 6 आ गया। तो देखो वही 6 वैसे भी मिल रहा था और यहाँ से 6 मिल गया, यही आंसर है। अब 3 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, जैसे हम दे दिए आपको, मान लो एक दे दिए 18, एक दे दिए आपका 30 और एक दे दिए मान लो 36। चलिए इन तीनों को बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो आपका इसका एचसीएफ होगी। तो सीधी बात है, आप गुणनखंड करिए तो 18 का होगा, अभी देखें कि कितना होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। 30 का होगा 2 से काटोगे कितना आएगा 15, 15 2 से फिर कटता नहीं है, 3 से कटता है, 3 और 5 से कटता है, अर्थात 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। और कुछ है 36, हाँ ये 2 से कटता है, कितना आता है 18, 2 से कटता है, फिर कितना आता है 3 गुणे 3, यही होगा। अब मैच करिए भाई, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा चेक करेंगे जो तीनों में हो, ही तीनों में, एक में नहीं तीनों में, एक दो में नहीं तीनों में। तो भाई देखो 2 सब में मैच कर रहा है, और कोई ऐसी संख्या है जो सब में मैच कर रही है, ध्यान देना, जितनी बार मिले सब बार लेना है, जितनी बार मिले। हम कह रहे हैं 2 ये 2 सब जगह सिंगल मिला है, और कोई मिला, हाँ 3 मिला, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, हालांकि 3 अगला भी है, अगला 3 यहाँ पर है, यहाँ भी 3 है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगला 3 का एक कहीं पर अगले बीच में 3 नहीं है। सीधी बात है, अब तो कोई मिला नहीं था, तो बस कह सकते हो कि सर यहाँ पर पूरा पूरा मिला और यहाँ पर पूरा पूरा मिला, 3, 2 और 3 मिला बस, तो 2 गुणे 3 ही आप भी करोगे, यानी 2 गुणे 3, रिजल्ट आएगा कितना 6। तो यानी इन तीनों का भी एचसीएफ आपका कितना है 6 है। इस तरीके से आंसर निकालते हैं। अब बात करते ये है, अब ध्यान दीजिएगा इसको, यही एचसीएफ निकालने का गुणनखंड विधि से तरीका है, यानी जितनी संख्याएं रहे उसमें से लेकर केवल और केवल उसी फैक्टर को उठाना है जो दोनों में हो या तीनों में हो या जितनी संख्याएं भी हो उस सब में हो, बस। अब बात करते हैं आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अभी आपको एग्जाम्पल में क्या क्या मिला था, यहाँ पर मान लो 12 और कितना 18 मिला था।
तो इसमें जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय या भाग विधि करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा बड़ा है, तो भाई बड़ा जो है 18 है। तो अब हम इसको भाग के तरीका बना लेंगे, भाई भाग जैसे देते हैं वैसे ही, लेकिन भाग करना नहीं, प्योरली जैसे भाग करते हो पूरा भाग नहीं करना है। तो ये 18 को अंदर भर देंगे, इसको मतलब भाज्य बना देते हैं, यानी बड़ी संख्या को भाज्य, और बड़ी संख्या हमेशा रहती ही भाज्य। उसके बाद छोटी संख्या कितना है 12 है, इसको बाहर रख देंगे। तो इसके बाद एक देखेंगे कि 12 का ऐसा टेबल पढ़ो जो 18 से अधिक ना हो, 12 का ऐसा पढ़ो कि 18 से अधिक ना हो। तो सीधी बात है ये आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 6, ये कट गया। अब जैसे ही 6 हुआ तो अब हम ये भाग को देने, ये सीधी बात है। तो ये अगला पल अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये जो 12 है वो यहाँ पर फिर से भाज्य बन जाएगा, मतलब भाजक ये है, पहले भाजक था, भाजक बन गया भाज्य। अब ऐसा टेबल 6 का पढ़ो कि 12 आ जाए उससे कम रहे, तो ये तो कट जाता है, सीधी बात है। यहीं पर जहां पर ये कट जाए, कितनी बार कटा 2 बार में, तो जब कट जाए जिस जगह पर कट जाए तो उसके भाजक को याद रखिएगा, जहां पर भी शेषफल 0 आ जाए वहां के भाजक को ही क्या कहते हैं, एचसीएफ कर देते हैं, यानी एचसीएफ यही है, HCF = 6 आ गया। तो नोट करने वाली बात है। तो भाग इसमें क्या क्या है, एचसीएफ के लिए एक डिफिनीशन भाग विधि में मतलब ऐसे लिख सकते हो, HCF = क्या कि ये ध्यान देना कि HCF ये 2 संख्याओं के लिए, ऐसी बात नहीं कि 3 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं में यही विधि थोड़ा सा डिस्क्राइब हो जाएगी, लेकिन 2 संख्याओं के HCF क्या है, जिस भाजक के लिए शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, 0 ब्रैकेट में 0 लिख लो, प्राप्त हो जाए वही भाजक HCF या मास हो जाता है, मास ब्रैकेट में लिख सकते हो, HCF बन जाता हो जाता है। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है, 6 पर, यानी 6 ऐसा भाजक है जिस पर ये क्या हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसीलिए यहाँ पर HCF। तो ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हो, यहाँ पर सिर्फ ये नोट करने वाली बात है, इस पर नोट कर लीजिए इस बात को कि हाँ ये HCF भाग विधि में या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में तभी प्राप्त होगा जहां पर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है तब तक जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त कर लो, जहां 0 प्राप्त कर लो वहीं पर समझ जाओ कि भाजक आपका HCF बन गया। तो ये वैसे भी देखे थे आप, गुणनखंड विधि में HCF 6 नहीं था। फॉर एग्जांपल में कुछ चेंज करके संख्या ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए बड़ी संख्या है, हो सकता है मान लो एक लिए 27, एक ले लिए 18, और कुछ संख्या लेना चाहोगे, चलो 54 लेते हैं, हाँ 54 ले लेते हैं। चलो इन तीनों संख्याओं का HCF निकालो। देखो भाई, तो सबसे पहले करना क्या होगा, आप इन तीनों संख्याओं में कोई भी 2 जोड़ा उठा सकते हो, जैसे कि आप 18 और इसको ले सकते हो सबसे पहले, और इसमें से या फिर इसको। तो हम समझते हैं कि पहले देखो कि इसमें क्रम बना लो, पहले क्रम बना लो कि इंक्रीजिंग का। तो देखिए इंक्रीजिंग में सबसे पहले क्या हो जाएगा, 18 के बाद कितना आ जाएगा 27 के बाद क्या आ जाएगा 54, यानी 18, 27, 54। अब इसमें से कोई संख्या ले सकते हो। अब जैसे हम ले लिए इसमें से 18 और 27, 18 और 27, तो देखा जाए तो 18 और 27 में कितनी बार, एक बार जाएगा, तो यहां से कितना आ गया आपका 18 ही रहेगा, और रिजल्ट कितना आ गया 9, कट गया। अब छोटी संख्या इसमें ऑलरेडी ये 18 ही चला जाएगा यहाँ, और इसके बाद 2 बार में कट गया, तो समझ जाओ यहाँ से HCF क्या मिला, HCF
HCF इक्वल टू मिला कितना 9। अब ये ऐसी बात नहीं कि ये HCF इसका मिल गया तो इसका, अब तब तक तीसरे को भी चेक करना पड़ेगा, तीसरे को भी चेक करना पड़ेगा क्या ये HCF इसके लिए भी लागू है। तो इसके लिए देखा जाए तो वही 9 ले लें बाहर और कितना 54 अंदर, तो यहां से आपका कितना 6 बार में 54 मिल जाएगा, यानी कट गया। ओवरऑल पूरा देखा जाए तो 9 से ये सब संख्याएं कट रही हैं और यही ऐसी संख्या है, यानी 9 ऐसी संख्या जो तीनों को काटता है, तो ये 9 ही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, HCF इक्वल टू 9। तो याद रखना। हाँ, इसको आप कह सकते हो कि सर को किसी और तरीके से, बिल्कुल इसमें ये वाला संख्या पहले ले सकते हो, जैसे 27 और 27 को बाहर, यार छोटा संख्या ना, 27 54 अंदर कर दिए। हाँ, एक 27 गुना होता है 54, कट गया। आपका यहाँ पर HCF क्या आ गया, HCF आ गया आपका 27 ही आ गया, 27 आ गया। अब कहोगे कि सर अगर हम इन दोनों को पहले निकाले हैं, HCF कितना आ गया 27 आ गया है, तो HCF ये 27 क्या 18 के भी लिए अवेलेबल है, तो बिल्कुल नहीं है। तो आप फिर से अब इस 27 में जो नया HCF आया है और नई जो पहले संख्या दी गई थी, यानी अगर हम 18 और 27 में तुलना करें तो जो नया ये ध्यान देना कि ये 27 अब HCF हो गई है, तो ये 27 में तुलना करें तो 18 कम है और 18 से 27 कटता नहीं है, सीधी बात है। अब इसका फिर से HCF निकालोगे तो वही 18 27, तो कितनी बार, एक बार, और कितना यहाँ से 9 बचेगा और ये कट जाएगा और रिजल्ट आ गया फिर से कितना 2 बार में, यानी HCF क्या मिला, HCF फिर से मिल गया आपका 9। देखो हर तरीके से आपको वही मिलने वाला है। अब बस नोट करने वाली ये बात है कि भाई आपको किसको पहले लेना है, किसको लेना है किसको नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ याद रखिएगा तीनों संख्याओं में चेक जरूर करना है, ये नहीं कि किसी दो में ही लगाकर हम कह दें कि हाँ आंसर हो गया, ऐसे बात नहीं है, ऐसे बिल्कुल तब गलत हो सकता है। तो आज का हो देखिए, ये आज जो विधियां बतानी थी वो आपको बता चुके हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि और एक बेसिक विधि ऑलरेडी से वो जो डिफिनीशन के लिए बताए थे। तो आपके पास टोटल 3 विधियां होगी, HCF के लिए भी और LCM के लिए भी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आपको पहला फर्स्ट एक्सरसाइज आपका इसी पर है और कुछ है नहीं। चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और आपको कुछ वर्क दे देंगे उसी में से, और आप करके आ सकते हैं। आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कोई संख्या दिया रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड में, तो पहले से बता दिए गुणनखंड ऑलरेडी से पढ़ चुके हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें याद रखना क्या करना है, अभाज्य यानी कुछ संख्याएं दी हैं, निम्नलिखित को मैं शॉर्टकट में बस निम्न लिख दे रहा हूं, निम्न संख्याओं के को क्या करना है, को अभाज्य गुणनखंड शॉर्टकट में लिख देना है, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है या व्यक्त करो, व्यक्त करना है, व्यक्त करो, ये आपका काम है, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं उसी क्वेश्चन को। अब पहला क्वेश्चन आपका कितना 140। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, तो इसका अभाज्य गुणनखंड वही जैसे बताए थे, सिंपल से एक लाइन बना लीजिए, इसमें 140 भर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर अभाज्य संख्या कोई ऐसी रहती है जिससे आप डिवाइड करते हो तो वो है 2, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 70, फिर कितना 2, अगर कट रहा है तब 2 से काटोगे, नहीं कट रहा है तो किसी संख्या में नहीं कटता है तो मत काटो भाई, जिससे कटे उसका यहाँ 35 आ जाएगा, फिर कितना, अब देखो 35 आ गया, 35 आ गया, 35 तो 2 से कटता नहीं है। अब ये किससे कटता है, तो इससे बड़ा संख्या है देखो 5 से ही कटेगा, 3 से नहीं कटता है, नहीं 4 से कटता है, ये 5 से कट जाता है, तो 5 7 और 7 भी क्या है एक अभाज्य संख्या, किसी अन्य संख्या से कटेगी नहीं, 7 से काट दो,
यानी पूरा ये देखा जाए तो इतनी 2, 2, 5 और 7 से कट गया, तो यही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सीधी बात है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना इक्वल टू आपका अभाज्य, या यहाँ आगे लिख सकते हो 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। या तो इसी पर छोड़ दो, या तो अपने से 1 लगाना चाहते हो तो हर संख्या में 1 रहती है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो गया आपका, यही अभाज्य गुणनखंड है भाई, और कुछ है नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही बहुत सारी संख्या आपको दिया है बुक में, और आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो जिसको हम लिख दे रहे हैं आपको। जैसे अभी क्वेश्चन है आपका 156 और कितना है 3825, यानी दूसरा क्वेश्चन है आपका 156, फिर तीसरा कितना है 3825, 3825, और इसके बाद कितना है 5005, 7429, 5005, और इसको कितना है 7429। आप इसको ट्राई करके आइएगा। हाँ, अगले दिन का क्वेश्चन करा जाएगा, एक क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। अभी एक फॉर्मूला है जिस पर बताएंगे, अभी ये क्वेश्चन न कराकर अगला क्वेश्चन करा दे रहे हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं, जिस पर होमवर्क आपके लिए बन जाएगा। वो फॉर्मूला अभी बता देंगे तो अगले दिन का क्लास में हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें ये पहला क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन का है, यानी इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ संख्या दिया है, निम्न संख्याओं के, यानी निम्नलिखित है, वैसे निम्न संख्याओं के अभाज्य, याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है आपका 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों कार्य करते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान देते हैं, एलसीएम, पहले एलसीएम की बात कर देते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, वही दोनों के, हालांकि सेम तरीके से ही निकाल सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे, सॉरी 2 गुणे, क्रम से करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। और कितना 15 के लिए हो जाएगा बस 3 गुणे 5 ही मिलेगा। और 21 के लिए हो जाएगा कितना 3 गुणे 7 ही मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहले क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने बताया था कि जो सब में मिले उसको सिंगल बनाते हैं। तो सब में कौन है, 3 है भाई, सब में कौन है, 3 है भाई। तो 3 को हम सिंगल बनाते हैं, यानी आपका एलसीएम, या हिंदी बोले तो लॉस है, या एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो पहले सिंगल बना दो, तीनों में है भाई। और कहीं है 3, बिल्कुल नहीं है, बस सिंगल बन गया, ये काम खत्म। और जो भी बचे हैं, कोई जोड़ा है कहीं पर मिल रहा है,
कहीं नहीं मिल रहा है। देखो 2 2 है, नीचे कहीं 2 नहीं है, 5 है, कहीं 5 नहीं है, मतलब 3 के सिवा और कोई नहीं मिल रहा है। तो जानते हो कि जो नहीं मिलता उसको भी सबको गुणा करना होता है। तो गुणा कर लो भाई, कितना 5 गुणे 7। तो रिजल्ट आ गया आपका कितना, 2 दूना 4 बचे 20, 20 3 60, 6 7 वाले 420 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया इतना 420। ये आपका आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से और सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको करने हैं। जैसे कि दूसरा है आपका कितना 17 23 और 29। दूसरा आपका कितना है 17 23 और 29। ध्यान दीजिएगा, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करते। आप करके आना, नहीं तो अगले दिन हम करा देंगे। और तीसरा क्वेश्चन है आपका 8, ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए। तीसरा आपका होमवर्क है 8, 9 और कितना 25। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉरी नो नो, अभी एक चीज छूट गया यार, एलसीएम निकाले, एचसीएफ तो निकाले नहीं। तो एचसीएफ तो हम बताए थे आपको। एचसीएफ मतलब केवल और केवल वही लेना है जो सब में मैच करे। एचसीएफ मस में क्या करना है, केवल वही लेना है जो सब में मैच करे। भाई सब में मैच करे, तो सब में इसमें कौन मैच कर रहा है, सब में मैच कर रहा है आपका 3। क्या मैच कर रहा है 3, तो 3 ही आपका एचसीएफ। लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर 3 भी नहीं मैच करता, कभी कभी कुछ संख्या में, जैसे हम ले लिए 5 क्या 15 ले लो, 15 ले लो, और कितना लेते हैं अगला हम 20 15 नहीं, कितना लेते हैं हम 15 और लेते हैं 8, मान लो 8। अब 15 में गुणनखंड कितना बढ़िया से भी कर लो, कितना 15 का मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा 3 गुणे 5, और 8 का मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ध्यान से देखा जाए तो कोई मैच कर ही नहीं रहा है भाई, भले ही गुणनखंड सबके हैं लेकिन मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं कर रहा है तो इसका एक अपने सगा था गुणे 1, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो सीधी बात है, जिन संख्याओं में आपका कोई मैच ना करे उसमें अपने से ही समझ जाइए कि उसमें एक मैच कर रहा है। भाई कोई मैच नहीं कर रहा है फिर भी उसमें एक मैच करता है, क्योंकि एक हर संख्याओं का क्या होता है, अपवर्तक होता है, मैंने बताया था। तो कॉमन फैक्टर उसमें वही हो जाएगा, कॉमन फैक्टर वही हो जाएगा 1। तो हर संख्याओं में जब कोई मैच ना करे तो 1 रहे। तो इसी हिसाब से आपका एलसीएम एचसीएफ वाला अगला क्वेश्चन अपना करके आइएगा। हाँ, अब एक बात और है कि जो आपको छोड़ा गया है अभी, हमने कहा दूसरा क्वेश्चन आपको अभी नहीं बताया गया क्योंकि उसको एक फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला पहले उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे वो फॉर्मूला कैसे कार्य करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको सारे डाउट्स, मैंने कहा कि जैसा कि आपको हमारा वादा है कि सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। पहले उसको हम बेसिक तरीके से समझेंगे कि वो कहाँ से आया, किस तरीके से वर्क करता है। अगर समझ लिए तो फिर धीरे धीरे चलेंगे। आज के लिए इतना है। आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और रेगुलर कंटिन्यू लगे रहिए। आपके हर एक दिन कुछ ना कुछ नया बताया जाएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।